प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको बताएंगे नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड द्वारा ये देखा गया कि किसी भी परमाणु का जो टोटल धनात्मक आवेश होता है उसके एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसकी कोटि 10⁻⁻15 मीटर की होती है। यानी 10⁻⁻15 मीटर के एरिया में टोटल धनात्मक आवेश होता है किसी भी परमाणु का, और इसके चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। और जो टोटल आवेश होता है किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितना उस पर धनात्मक आवेश होता है नाभिक पर उतना ही उसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकली परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन 1911 में जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की तो उसमें उस समय ये माना गया कि किसी भी परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है उसके प्रोटॉन के द्वारा होता है। उसमें कितने प्रोटॉन हैं उसके कारण जो है हम उसको जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा बिल्कुल नगण्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है टोटल, वो उसमें निहित प्रोटॉनों की संख्या के कारण होता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें हीलियम नाभिक की बात करें हम, अब आप जानते होंगे 2He4 हम इसको कहते हैं। यानी हीलियम के नाभिक में 4 तो प्रोटॉन हो गए, उस समय ये माना गया 4 प्रोटॉन, और इसमें क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। नाभिक की बात कर रहा हूं मैं अभी, नाभिक में जिसमें क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक आवेश होते हैं, आप सब जानते हैं, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन को ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकली ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो कुल मिलाकर के इसके नाभिक पर जो आवेश बचता है वो केवल क्या बचता है, +2E। यानी हीलियम के नाभिक पर जो आवेश बचता है वो क्या हो गए, +2E, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश बचता है। यानी ये कौन सी परिकल्पना है, माने नाभिक की संरचना के लिए 2 प्रकार की परिकल्पना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। कि साहब कोई भी परमाणु का जो नाभिक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। उसका टोटल धनात्मक आवेश एक छोटे से क्षेत्र में जो है निहित होता है, जिसको हम 10⁻⁻15 मीटर की कोटि कह रहे हैं। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। कुछ स्थायी कक्षाएं होती हैं जिनकी ऊर्जा कुछ निश्चित होती है, ठीक है। और टोटल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, धनात्मक आवेश होता है, वो उसके प्रोटॉन के कारण होता है, या उसका जो टोटल जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के कारण होता है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना हो गई। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये जो परिकल्पना है कि साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण ही परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान होता है, परमाणु का टोटल द्रव्यमान होता है, ये परिकल्पना बाद में जो है फेल हो गई।
अब क्यों फेल हुई इसका भी कारण जानते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना की असफलता। अब इसकी असफलता के क्या कारण है? देखिए, हमने अभी ऊपर आपको बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो टोटल द्रव्यमान है या परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है उसमें निहित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और मोस्टली उसमें क्या होता है, प्रोटॉन के ही कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल नगण्य होता है। आप सब जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जबकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो यानी ये जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 से जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है प्रोटॉन के कारण होता है, उस समय ये माना गया। अब इस परिकल्पना के असफलता के क्या कारण रहे, देखिए ये भी जानते हैं। अगर किसी भी परमाणु के जो सूक्ष्म जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म जो क्षेत्र है 10⁻⁻15 मीटर, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है, इस क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इस छोटे से क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण के होने से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो लगभग क्या होनी चाहिए, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी फिजिक्स होती है उसके आधार पर अगर हम देखें, अगर कैलकुलेट करें कि इतने सूक्ष्म क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एनर्जी जो है इतनी होनी चाहिए। लेकिन रेडियो एक्टिवता जब होता है, रेडियो एक्टिवता में किसी भी परमाणु का जब विघटन होता है, अल्फा बीटा गामा कणों में जब विघटन होता है, अल्फा बीटा गामा कणों में जब विघटन होता है, तो आपको ध्यान होगा कि अल्फा कण को हम क्या बोलते हैं, हीलियम नाभिक बोलते हैं, और बीटा कण को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इस पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ही जैसे इसका नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही इसको मान सकते हैं। तो अगर, क्योंकि देखिए हमने माना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सूक्ष्म क्षेत्र में है जिसको हम नाभिक ही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाभिक सेंटर पॉइंट है किसी भी परमाणु का, और वहाँ पर टोटल उसका धनात्मक आवेश है जो कि उस प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है, यानी वो जो द्रव्यमान है टोटल परमाणु का प्रोटॉन के ही कारण है, ये हमने ऊपर पढ़ा। अब वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, यानी 100 MeV जिसको कहते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिवता में जब किसी भी परमाणु के नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो हम देखते हैं कि बीटा कण की जो -1 बीटा, इसकी जो एनर्जी होती है 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती। तो इतना गैप क्यों है? क्योंकि अगर बीटा कण जो इलेक्ट्रॉन जो बीटा कण के रूप में रेडियो एक्टिवता में उत्सर्जित हो रहा है तो उसकी एनर्जी तो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी, जबकि बीटा कण की एनर्जी तो इतनी होती है। तो इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो परिकल्पना है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है, इसलिए दूसरी परिकल्पना की उस समय रिसर्च हुई। अब हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक की संरचना के बारे में, दूसरी परिकल्पना। और दूसरी परिकल्पना आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। देखिए 1932 में जब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की तो ये माना गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन केवल जो है
परमाणु के नाभिक में अलग अलग जो स्थायी कक्षाएं उनमें जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यानी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो केवल किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। और इस प्रकार से इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने उस समय के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जो है न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियन, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियन भी कहा गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। अब आप जैसे समझ रहे होंगे, जैसे हम अलग अलग परमाणु की बात करें, जैसे हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत 1H1, यानी इसमें आप अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 1। इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें जो है 0 न्यूट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें 1, यानी इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो टोटल इसका परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान है केवल इस समय प्रोटॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, जिससे परमाणु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपने समझना। ऐसे अगर हम दूसरी बात करें, जैसे अलग अलग तत्वों की हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम, आपको ध्यान होगा Li संकेत होता है लिथियम का, और इसका परमाणु क्रमांक 3 और इसका द्रव्यमान संख्या जो है 7। तो इसमें अगर बात करें हम तो प्रोटॉन इसमें कितने हो गए? 3। इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये 7 - 3, यानी जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको हम क्या बोलेंगे, इससे हम क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4, यानी इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान संख्या से अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या आती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 3 अगर प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जितना उस पर धनात्मक आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणात्मक आवेश होता है, तो टोटल वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है या उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से आता है, तो तब जाकर के वो क्या होता है? आवेशित होता है। तो इस प्रकार से हम इसको जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं, इसी परिकल्पना को, जो दूसरी वाला पार्ट है, कि किसी भी परमाणु का, जैसे ये कोई परमाणु है X, ZA, तो यहां पर आपने हमेशा याद रखना है A माने द्रव्यमान संख्या, Z माने परमाणु संख्या। अगर मैं बात करूं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी Z। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या इसमें हो जाएगी A - Z। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है साहब? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें जितने प्रोटॉन की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात को करूं परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितनी हो गई इसकी, यानी एटॉमिक जो नंबर है इसका, वो भी क्या हो जाएगा? Z। तो हम किसी भी तत्व का हम क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आता है कि साहब कोई एक तत्व है, जैसे मैं बात करूं सोडियम की बात करूं, या ऐसे आपके पास कुछ भी आ सकता है 1123। अब इसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की संख्या बताइए, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें 11।
ठीक, न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 23 - 11 बराबर 12। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, फिर अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक कितने हो गए इसमें? परमाणु क्रमांक इसका 11। तो ऐसे हम इसको जो है निकाल सकते हैं। तो ये था आपका किसी भी परमाणु के नाभिक की संरचना के लिए दो परिकल्पना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना जो हमने पहले बताई, आपको फेल हो गई थी, और फिर दूसरी जो परिकल्पना थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने न्यूक्लियॉन हैं? न्यूक्लियॉन आपको अभी ध्यान होगा, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन कहेंगे। यानी इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है। तो यानी न्यूक्लियॉन कितने हो गए? 11 + 12, यानी 23 इसमें क्या है? न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन यानी जो सूक्ष्मतम कण, परमाणु के जो सूक्ष्मतम कण उसके नाभिक में होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन कहेंगे। तो इस प्रकार से ये था आपका नाभिक की संरचना, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।